कहते हैं कस्टमर बेस वो 20 लाख है और ये कितने 1.5 करोड़, जनसंख्या का मात्र 1%। तो क्या करोगे पाकिस्तान जाके? पाकिस्तान मांग भी रहा है ना, महंगा तो दूसरों को, सबको महंगा दो। लड्डू पेड़े की जगह मिलती है मिश्री। क्या मिलती है सर? मिश्री खाई है ना कभी? वाइट वाइट सी छोटी छोटी सी वो मिश्री है ना, मीठी जो होती है ना वो मिश्री। अब इन पब्लिक सेक्टर का आजकल के टाइम पे क्या रोल है, जो आजकल है ना मॉडर्न जमाने में या आजकल के जमाने में बदल चुका है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है सर? ध्यान से देखेंगे क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का। तो पब्लिक सेक्टर का रोल अब क्या हो चुका है सर कि प्रोडक्शन हमें क्या करना है सर? ज़्यादा करना है, लोगों को प्रॉम्प्ट सर्विस देनी है, प्राइवेट सेक्टर से जीतना है। तो पब्लिक सेक्टर वाले भी ये चाहते हैं, यानी सरकारी लोग भी ये चाहते हैं कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से तरह चलें। पहुंच नहीं पा रहे वो बात अलग है ना, और मुझे लगता भी नहीं कहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, राइट। अब जितना एयरटेल का प्रॉफिट है, जितना जियो का प्रॉफिट कभी हो जाएगा बीएसएनएल का? नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो ये चक्कर है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। तो पता नहीं और 100-200 साल में हम रहे ना रहे, है ना, तब कभी सरकारी कंपनी पहुंचे। तो उन्होंने बोला कि भैया हम चाहते हैं कि इकोनॉमी स्पीड अप हो और इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब लोग अमीर अमीर ना होते चले जाएं, गरीब बिल्कुल ही गरीब ना हो जाए, है ना, ये सारी बातें। राइट, प्रोडक्शन हाई हो, प्रोडक्शन क्या हो? ज़्यादा हो, ये चाहते हैं। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? इसके लिए उन्होंने बोला कि भैया अगर पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़िया करना है तो हमें सबको खिलानी पड़ेगी क्या? प्रसाद में क्या मिलता है सर? कभी कभी प्रसाद में लड्डू पेड़े की जगह मिलती है मिश्री। क्या मिलती है सर? मिश्री खाई है ना कभी? वाइट वाइट सी छोटी छोटी सी वो मिश्री है ना, मीठी जो होती है ना वो मिश्री। ठीक है, एम से बनेगा हमारा पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिटेबल करने के लिए हमें करना चाहिए, मोनोपोली को खत्म करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए सर? हाँ, मोनोपोली को हमें खत्म करना। जैसे मोनोपोली बताओ किसमें? मोनोपोली कम होनी चाहिए। जैसे मोनोपोली किसमें सर? रेलवे में। रेलवे प्राइवेट तो है नहीं, तो पब्लिक सेक्टर को अगर आगे बढ़ना है ना, राइट, तो क्या करना पड़ेगा सर? मोनोपोली कंट्रोल करनी पड़ेगी। हर चीज़ में मोनोपोली मत नहीं कर सकते आप, ठीक है, वरना देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, स्कूल सरकारी हो तो फिर तुम और मैं कभी पढ़ ही ना पाते सीबीएसई आईसीएसई में, सरकारी स्कूल में। तो भाई अब जो अफोर्ड कर सकता है वो तो जा सकता है ना पढ़ने, तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए हर जगह। अगर पब्लिक सेक्टर को, सरकारी लोगों को, सरकारी कंपनीज को आगे बढ़ना है तो आई से क्या होगा सर? आई से होगा हमारा इंपोर्ट। आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक बात देखो, यानी जिसे हम आजकल क्या नाम देते हैं? मेक इन इंडिया। क्या नाम देते हैं भैया? बात समझ में आ रही है? तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इंपोर्ट कम होगा तो प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे प्रोडक्ट के? नहीं, नला घटेंगे। घटेंगे तो हमें सस्ता मिलेगा। अब तुम आईफोन इंपोर्ट करते हो तो मिलता है लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। आईफोन अगर यहीं बनने लगे तो कम का मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तुम विदेशी कपड़े खरीदोगे महंगे मिलेंगे, मेक इन इंडिया खरीदोगे सस्ते मिलेंगे। रीजन बिंग इंपोर्ट टैक्सेस बच जाते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ना है तो पब्लिक सेक्टर को अगला काम करना पड़ेगा स्केल ऑफ इकोनॉमी, यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा सर? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सर? आर से रीजनल बैलेंस। बताओ रीजनल बैलेंस क्या होता है? हाँ, तो एक बात देखो, हमारे दिल्ली एनसीआर में भीड़ ही भीड़ है, घर जाते जाम ही जाम मिलता है। रीजन, लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बिल्डिंग हमारे पास, कई लोगों का देखो, कई लोगों के पास अपने ऐसे घर नहीं है, बिल्डिंगों में फ्लैट है। रीजन भी जमीन कम है तो आसमान में बनाते चले जाओ। जमीनें बनाओगे, बिल्डिंग में 40 फ्लैट है तो 40 घर ऐसे बनेंगे और वो 40 घर ऐसे बन रहे हैं, तो जगह कम गिर रही है। यही कारण है कि हमारे लोग अपना घर नहीं खरीद पाते, बेचारे लोग फ्लैट में रहते हैं, है ना। तुम फ्लैट में रहती हो या जमीन वाला घर है? जमीन वाला घर है ना, तो लोगों के पास, और जमीन वाला घर पता है किनके पास है? जैसे हम लोगों के मम्मी पापा ने अगर खरीद लिया होगा तो, क्योंकि पहले ज़माने में फिर भी पॉसिबल था, अब तो पॉसिबल नहीं हो पाता, हो तो बहुत महंगा मिलता है कि नहीं बात?
तो ये चक्कर रीजन भी। लेकिन अगर तुम थोड़ा बैकवर्ड एरिया में जाओ तो वहां फ्लैट नहीं मिलेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या मिलेंगे, जमीन छत भी तुम्हारी आंगन भी तुम्हारा। रीजन वहां लोग कम है और जगह ज्यादा है ना। ये रीजनल बैलेंस नहीं है। रीजनल बैलेंस कब होगा कि जब कोई दूर का, मान लो जब कोई यहां से दिल्ली एनसीआर से नोएडा से 200 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर का रहने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि जो जॉब तुम वहां कर रहे हो वो जॉब में यहां भी मिल जाएगी। तब होगा रीजनल बैलेंस। बात समझ में आई। तो लोग पुराने इलाके छोड़ छोड़कर, पुराना यूपी छोड़ छोड़कर, बिहार छोड़ छोड़कर, झारखंड छोड़ छोड़कर यहाँ क्यों आते हैं। और हम नोएडा से कहाँ जा रहे हैं छोड़ छोड़कर, बेंगलुरु, हैदराबाद, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जॉब्स हैं वहाँ। ये रीजनल बैलेंस नहीं है ना। अब एक फैक्ट क्या बताता हूँ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब कहाँ है, नहीं तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु। यूपी का तो नोएडा है, वो भी छोटा ही है। बाकी मेजर हब बेंगलोर। तो ज्यादातर लोगों की जॉब बेंगलोर लगती है, क्यों, क्योंकि यहां रीजनल बैलेंस नहीं है ना। राइट, बात समझ में आई ना। ये चक्कर है। तो रीजनल बैलेंस हो जाए, मान लो मुझे बेंगलोर ना जाना पड़े, मुझे यूपी में जॉब मिल जाए, लेकिन आईटी कंपनी कोई खुलती भी तो नहीं है। क्यों, क्योंकि डर लगता है उन्हें यूपी में, है ना, लूटने का डर, चोरी का डर, दंगे का डर, ये चक्कर है सारा। बात समझ में आ रही है। नोएडा भी थोड़ा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर देती है, दिल्ली के पास है, तो इतने दंगे और ये सब या इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। बैकवर्ड एरिया में खोलने में डर लगता है ना। सैमसंग ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई कहाँ, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की कहाँ, हैदराबाद। नोएडा तो नहीं खोली उन्होंने, हरियाणा तो नहीं खोली, क्योंकि उन्होंने यहाँ का माहौल पसंद नहीं है कि नहीं। बात पता लगा रात को आग लगा के चले गए, लूट के ले गए। तो रीजनल बैलेंस होना चाहिए, यानी जितनी सिक्योरिटी, जितना फायदा, जितना गवर्नमेंट सपोर्ट सैमसंग को तेलंगाना स्टेट से मिलता है उतना ही यूपी से मिलने लगेगा, तो वो हो जाएगा रीजनल बैलेंस। तो सरकार तभी आगे बढ़ पाएगी। और आई से क्या होगा सर, पॉइंट नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रोल हो चुका है, पढ़ लो आराम से, है ना। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ठीक है। समझ में आई। मशीन, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रीजनल बैलेंस समझ के बता दिया। एम्प्लॉयमेंट, है ना, बैकवर्ड एरिया में बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, रीजनल बैलेंस होगा। समझा मैं तुम्हें चुका हूँ, यही बातें लिखनी है एग्जाम में। इकोनॉमिक और स्केल मतलब ह्यूज कैपिटल लगानी पड़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी पब्लिक सेक्टर इंप्रूव होगा। मोनोपोली को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना, कि मोनोपोली कोई कर तो नहीं रहा, ना गवर्नमेंट करे ना प्राइवेट करे। और इंपोर्ट का सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट, कि हम इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। अब इन सब चीजों के लिए रिफॉर्म समझते हो क्या होता है, क्या क्या कदम उठाए। मिस्री को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सरकार ने पहला कदम उठाया मिस्री को डेवलप करने के लिए कि रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, कि सरकारी कंपनियों को क्या किया, कम कर दिया। सरकारी कंपनियों को क्या किया सर, कम कर दिया, यानी प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, कि पब्लिक सेक्टर का काम किसको सौंप देना। जैसे सरकारी स्कूल का काम किसको दे देना, तो जैसे आजकल बीजेपी गवर्नमेंट करती है तो लोगों को क्या कहते हैं, गुस्सा आता है, ये क्या हो रहा है सर, ये बेच दिया वो बेच दिया, करते नहीं करते ऐसे। तो कुछ भी नहीं हो, पढ़े लिखों वाली बातें हैं, वो अनपढ़ लोग ही करते हैं ऐसे, कि भैया एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, अडानी एयरपोर्ट्स, है ना, ये उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया। भाई वो कुछ भी नहीं है, ये वो ये जो इकोनॉमिक्स की किताबों में लिखा है, क्या, प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार या सरकारी लोग किसी भी यूनिट को प्रॉफिट में नहीं ला पा रहे, तो उसको किसको सौंप दो, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब जितने भी एयरपोर्ट हैं, गुजरात के हो गए या जयपुर के हो गए कुछ, है ना, 7-8 एयरपोर्ट, वो पहले प्रॉफिट में नहीं थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे किसको दे दिए,
अडानी को दे दिया, अडानी प्राइवेट हो गया। अब लोगों ने कहा सरकारी संपत्ति अडानी को बेची जा रही है, अरे तो प्रॉफिट में तो आ रहा है कम से कम वो। अब अडानी उन्हें किस में लिया, प्रॉफिट में लिया। और पहले क्या थे, सरकारी, तो किस में थे, लॉस में। अरे तो लोग ट्रैवल करेंगे, उन्हें फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, प्रॉफिट आएगा, तो हर तरफ से फायदा है। तो भैया देखो प्राइवेटाइजेशन तो करना पड़ेगा, है ना। अगला क्या कदम उठाना पड़ेगा सर, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, टारगेट फॉर मैनेजमेंट एंड टारगेट बेस, समझ गए। जैसे प्राइवेट वाले लोग काम नहीं करते कि भैया टारगेट पूरा हो जाएगा मेरा तो इंसेंटिव मिलेंगे, टारगेट पूरा नहीं हो जाए टेंशन में रहते हैं, ऐसी टेंशन सरकारी में देनी शुरू करनी पड़ेगी कि टारगेट देना पड़ेगा और आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लॉस क्यों आ रहा है ना। रेलवे पता कब लॉस में आएगी, जब रेलवे प्राइवेटाइज जाएगी। रेलवे को भी सोचना पड़ेगा, अंबानी अडानी ऐसे किसी बड़े प्लेयर को तो चलाना जानता हो, वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे नोएडा रेलवे स्टेशन में लॉस नहीं आना चाहिए। लॉस आ रहा है तो बता कारण क्या है लॉस का, है ना। सरकार कारण पूछती नहीं है, बता देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट LIC ने किया, यानी अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपना हिस्सा, हाँ, अपना हिस्सा यानी अपने शेयर्स प्राइवेट लोगों को सेल। तो एग्जाम में ये लिख के आना, LIC ने क्या किया, LIC ने अपने 10% हिस्सा डिसइन्वेस्ट किया, कितने रुपए में, 24,000 करोड़ में। इंडिया का सबसे बड़ा IPO, बिगेस्ट IPO ऑफ इंडिया, सिर्फ 10% LIC की हिस्सेदारी 24,000 करोड़ में मिली है। बोलो समझ गए, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था NTPC, याद आया, सेल, नलायक ये लिखा, सेल का 75% गवर्नमेंट के पास है, तो 25% का है, तो उससे क्या बोलोगे, 25% इज डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। IOC का 51% सरकार के पास है, तो 49% का है, 49% इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट कि कुछ हिस्से प्राइवेट लोगों को दे दो ताकि वो और बढ़िया तरीके से चला पाए, समझ गए डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। और खुद को रिस्ट्रक्चर करना, है ना। और किसको सर, सिक यूनिट, बताओ सिक यूनिट क्या होती है। सिक यूनिट का मतलब होता है लॉस मेकिंग कंपनी, लाइक रेलवे, यानी उसे सिक, बीमार, जो ऑलवेज इन लॉस हो। क्या हो सर, जो हमेशा से जिंदगी भर से लॉस चलाती आ रही हो, तो रेलवे सिक यूनिट है हमारी। जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेके आज 75 साल, 70 साल, 80 साल जितने भी हो गए, रेलवे प्रॉफिट में नहीं आया, तो रेलवे इज डिक्लेयर्ड एज सिक यूनिट, एक ऐसी यूनिट जो बीमार है, जो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं रही। तो उसके लिए बोर्ड बनाया गया ये वाला, और इस बोर्ड ने बोला कि चेक करो क्यों ये यूनिट क्या है, लॉस में है, और उनको लॉस से उभारने की क्या करो, हाँ, सिक्योर, उसके रिकमेंडेशन लो, प्राइवेटाइजेशन कर दो चाहे, और अगर वो उभर ही ना पाए और देश के लिए जरूरी ना हो तो बंद कर दो। क्या तो हमें चलानी नहीं है, सरकारी संपत्ति का नुकसान थोड़ी करते रहोगे, तो बंद कर दो भाई। बात समझ में आ गई। तो सिक यूनिट की अगर देखो तो लॉस मेकिंग कंपनी कौन सी होती है, अगर किसी कंपनी के लॉसेस, है ना, ज्यादा है उस कंपनी की नेटवर्थ से, तो वो लॉस यूनिट होती है। कि लॉसेस इतने हैं कि कंपनी की नेटवर्थ मतलब असेट, कंपनी के असेट से ऊपर निकल रहे हैं लॉसेस उस कंपनी को हमारे देश में सिक यूनिट घोषित कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो सरकार ने कहा भाई 4 रिफॉर्म, यानी रिफॉर्म बोले तो 4, हाँ,
स्टेप्स बहुत जरूरी हैं लेने ताकि हम लॉस से प्रॉफिट में आ पाए। ठीक है, कुछ ही रिजर्व करो, बाकी सब प्राइवेट कर दो, यानी प्राइवेटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। जो भी सरकारी है उन सरकारी के अकाउंटेबल ढूंढो, जिम्मेदारी कौन लेगा लॉस। LIC की तरह डिसइन्वेस्टमेंट करो, ऊपर NTPC, और सिक यूनिट को या तो बंद कर दो या फिर उसे उभारने के लिए प्रोग्राम और स्टेप्स लो। समझ में की बात। तो सरकारी कंपनी के ये क्या थे सर, रोल। रोल कैसे याद करेंगे, मिस्री। रोल कैसे याद करेंगे सर, और ये क्या हो गए, रिफॉर्म। अब अगला टॉपिक बहुत आसान, जो तुम बचपन से जानती आई हो। बचपन से क्यों जानते हैं सर हम, MNC फुल फॉर्म बोलो बस। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बताओ क्या होता है। हाँ, जो कंपनी अब जहाँ बनी है उसके अलावा दूसरे देशों में ऑपरेट कर रही हो तो वो क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, यानी बिजनेस ऑपरेशन इन सेवरल कंट्री इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्री, ब्रांचेस, ऑफिसेस, है ना। पर हेडक्वार्टर कहाँ होता है, जिसमें वो बनी है। जैसे एप्पल इंडिया में काम कर रही है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, USA, है कि नहीं बात, राइट। ऐसी इंडिया की MNC ये हो गई इंटरनेशनल कंपनी। इंडिया की कौन सी है ना, ये इंडिया की कौन सी हो गई सर, इंडिया की टाटा। जैगुआर ले लिया, तो जैगुआर जर्मनी में काम कर रहा है, मान लो US में काम कर रहा है, पर हेड ऑफिस तो इंडिया में हो गया ना उसका, रिलायंस। ये इंडियन MNC हो गई। TCS, टाटा कंसल्टेंसी, ये इंडियन MNC हो गई। ठीक है ना, राइट। एक दो का बस क्या कर लेना, हेड ऑफिस याद कर लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोका कोला का हेड ऑफिस US से, वर्किंग इन इंडिया, तो ये हेड ऑफिस से पता लग जाएगा। सैमसंग का शायद कहाँ है, कोरिया, हेड ऑफिस शायद कोरिया है ना। सैमसंग US की तो नहीं है। हाँ कोरिया ना, ये लिखा साउथ कोरिया, सुवॉन साउथ कोरिया। यानी सैमसंग इज नॉट अ US कंपनी, सैमसंग इज अ कोरियन कंपनी। तो साउथ कोरिया है, तो ये एग्जाम में लिख देंगे। सैमसंग का इंडिया में ऑपरेट कर रही है, सैमसंग ऑपरेट इन इंडिया बट हैविंग हेड ऑफिस इन साउथ कोरिया। तो सैमसंग क्या हो गई, MNC हो गई। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखने एग्जाम में। MNC के फीचर क्या है, है ना। हेडिंग भी याद कर लेंगे तो भी एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर का तुम डेटा अपने आप लिख दोगे। तो पहले मैं सीक्रेट कोड याद करा देता हूं, है ना। MNC के बारे में सबसे पहले एक FM ने बताया, और उस FM का नाम था MNC का FM। तो ऐसे याद करेंगे, MNC का FM रेडियो सिटी। ठीक है, रेडियो सिटी, वाई नहीं लगा रहा, आई लगाया मैंने। ठीक है ना। अब देखो MNC का FM रेडियो सिटी, MNC का FM रेडियो सिटी। ठीक है, F से बनेगा फॉरेन कोलैबोरेशन। MNC वो क्या होती है, जो अपने देश से बाहर जाएगी तो दूसरे देश से क्या करेगी सर, कोलैबोरेट करेगी, कि हम तुम्हारे देश में टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन भी करेंगे, अपना ब्रांड यूज़ करेंगे, तुम्हारी लोकल फर्म के साथ टाइप करके बेचेंगे। तो हमारे देश को देखो, सैमसंग होगी MNC, कोरियन कंपनी, बोलो। हमारे देश को पता क्या बोलेंगे, बोलो, होस्ट कंपनी। क्या बोलेंगे, ओ होस्ट कंट्री क्या बोलेंगे भैया, चल क्यों नहीं रहा है आज, क्या बोलेंगे, ये लिखा होस्ट कंट्री, है ना। अब दिख जाएगा। बोलो MNC का FM, MNC का FM रेडियो
सिटी। एफ से क्या बना सर? फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है ना। एम से क्या बनेगा सर? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्या बनेगा सर? पॉइंट नंबर 7। ये बताओ सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पता है किसने अपनाई? मैकडी ने। मैकडी किस चीज के लिए फेमस है? कौन से? नहीं, बीफ बर्गर। इंडिया में खा लोगे बीफ बर्गर, है ना, दंगे हो जाएंगे। नॉनवेज खाती हो? ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं वो इंडिया में भी बीफ बर्गर नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? वही गाय का मीट, काओ हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है वाली बात है। तो भैया इंडिया में बैन है। और मैकडी क्या करे बेचारा? मैकडी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। क्या कि इंडिया में ये देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल क्या खाते हैं और उसे ह्यूज तरीके से प्रमोट करो। इंडिया में क्या खाते हैं? हाँ, तो मैकडी ने गाना गाया, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा ओ मेरी चालू, नहीं वाला गाना। इंडिया में गाने भी यही गाते हैं आलू से रिलेटेड। तो इंडिया में बीफ बर्गर की जगह मैकडी ने क्या खाया, खिलाया? मैक आलू टिक्की, आई एम लविंग इट। खिलाया नहीं खिलाया? ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ एमएनसी। वो बेचो जो वो खाते हैं, वो मत बेचो जो तुम बनाते हो, है ना। बी लाइक रोमन्स इफ यू आर इन रोम, वही कॉन्सेप्ट। बी लाइक इंडियन इफ यू आर इन इंडिया। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एमएनसी ने ये काम किया। रेडियो के आर से क्या बनेगा सर? रिसोर्सेज। इंडिया में आएंगे तो क्या चाहिए सर? बहुत कैपिटल। पर कितना पैसा लगाएंगे? बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, इंडिया को फायदा भी होगा। सी से क्या बनेगा सर? सेंट्रलाइज कंट्रोल। कंट्रोल कहां से होगा? मैकडी का, यूएस से। या फिर इंडिया में हेडक्वार्टर बनाओ, हेड ऑफिस, ताकि डेली बेसिस पे आपके काम दिक्कत में रहे। कंट्रोल वहीं से होगा कि भैया देखो, जैसे तुमने कई बार किसी मॉल में या शॉप में या आउटलेट में सुना होगा भैया सर्वर बंद हो गया, तो सर्वर वो हेड ऑफिस से बंद कर देते हैं रात को 10 बजे, है ना। जैसे बिग बाजार में जाओ, बिग बाजार वाले 9:30 बजे से अनाउंसमेंट कर देते हैं। गए हो कभी? कभी बिग बाजार में जाओगे ना तो अनाउंसमेंट करनी शुरू कर देंगे 9 बजे कि जिन्होंने अपना सामान ट्रॉली में भर लिया है कृपया काउंटर पे आ जाए, 10 बजे सर्वर बंद हो जाएगा। तो नोएडा का सर्वर क्यों बंद हो जाएगा जब मैं शॉपिंग 11 बजे तक करना चाहता हूँ? क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस से बंद होता है। तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल। सर्वर ही क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे हेड ऑफिस से। अब तुम्हारी ट्रॉली में कितना सामान भर रहा हो और तुम कहाँ पहुँच चुके हो? काउंटर पे। तो बेचेगा नहीं तुम्हें। क्या बेचू कहाँ से? सर्वर बंद हो गया, तभी तो चिल्ला रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तुम लड़ नहीं सकते, मैंने ट्रॉली भरी 2 घंटे से ढूंढ रहा था, अब तुम मेरा सामान नहीं बेच रहा, अब खेल खत्म। सेम बैंक के साथ होता है। बैंक में जाओ, कहते नहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, पासबुक में एंट्री नहीं हो रही, तो वो बहाना क्या लगाते हैं? अगर काम ना करना हो तो सर्वर पीछे से बंद है हेड ऑफिस से। मुंबई है हमारा हेड ऑफिस, समझ गए? इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल, ठीक है ना। आई से क्या बनेगा सर? तो ये तो करना ही है हमें, यानी अलग अलग कंट्री में जाके क्या करेंगे? काम करेंगे, है ना। टी से क्या बनेगा? टेक्नोलॉजी। इंडिया में आके बेचोगे तो यूपीआई से थ्रू बेचना खरीदना पड़ेगा। इंडिया में आएगा, टोनी स्टार्क को जानती हो? इंडिया में आएगा तो जारविस चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा? जारविस, अरे टोनी स्टार्क का वो सूट बूट जो बनाता है सॉफ्टवेयर, वही तो जारविस है। तो बस, तो जारविस को इंडिया में अपडेट करना पड़ेगा, तो वो जारविस की टेक्नोलॉजी इंडिया में लानी पड़ेगी, तभी तो काम करेगा। तो ये बन गया टेक्नोलॉजी, पॉइंट नंबर 5, है ना। और आई से क्या बनेगा आखिरी? इनोवेशन। क्यों खरीदे तुम्हारे प्रोडक्ट, है ना। बर्गर और टिक्की तो मेरी गली के बाहर में ठेले वाला ही बना रहा है और बढ़िया बना रहा है, तुम सस्ती दे रहा है। तुम दे रहे हो 50 रुपये का बर्गर मैकडी वाले, वो दे रहा 25 रुपये का, 30 रुपये का बर्गर, तो तुमसे क्यों खरीदे? इनोवेशन। क्या इनोवेशन? नया टेस्ट, है ना, नए सॉसेज। अब मैकडी के सॉस का टेस्ट अलग होगा, गली के बाहर वाले का अलग होगा, है ना। तो वो इनोवेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांड इमेज, है ना। ब्रांड इमेज कैसी होगी कि गली के बाहर वाला चटनी कल की देगा, बर्गर भी परसों के बेच सकता है तुम्हें, मक्खन भी लोकल लगा सकता है, मैकडी नहीं करेगा।
गली के बाहर वाला टिक्की जो सेकेगा लोकल तेल में सेकेगा, मैगडी एडिबल ऑयल में सेकेगा। तो 10 रुपये 15 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो रो क्यों रहे हो, है ना। गली के बाहर वाला खड़े होकर खिलाएगा, मैगडी तुम्हें एसी में बिठाएगा। ये होती है इनोवेशन कि खाने से ज्यादा तुम्हें क्या दी जा रही है, फैसिलिटीज। इसलिए तुम मैगडी में 50 का बर्गर खा लोगे, 20 रुपये का किसी ठेले पे या स्ट्रीट फूड नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वो गर्मी में खड़ा करेगा तुम्हें, इसलिए वो सस्ता कर रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है, सस्ता। ये फर्क समझ गया ना। ये होती है इनोवेशन। पहले नहीं होता था, जब से एमएनसी इंडिया में तब से होने लगा। ठीक है ना, समझ में ना बात। जूते के शोरूम खुल रहे हैं, जूते के शोरूम, तो जूता कोई बड़ी चीज थोड़ी हो गई, जूता ही है भाई, चप्पल ही तो है। शोरूम खुल रहे हैं एसी वाले। पहले क्या होता था, लोकल शॉप होती थी गली के बाहर वाली, डब्बा उतारी हो, समझ गए ना बात, गए भी होंगे लोकल शॉप में। इनोवेशन, तुम उसी जूते के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो क्योंकि तुम्हें वो मॉल में है ना, ये इनोवेशन है, राइट। पहले किराने का सामान गली के बाहर से खरीद लिया करते लाला से, अब किराने के सामान के शोरूम है, इनोवेशन है। एमएनसी इसी पे चलती है। एमएनसी याद हो जाएगी बात। तो ये हो गए एमएनसी के फीचर। अगली बात सर, हीरो आगे। हाँ, ये तुमने क्यों बोला मारुति? हाँ, ये तुमने क्यों बोला भाई? यानी कि हमें ये लगता है कि मारुति सुजुकी एक ब्रांड है नहीं। बच्चों को लगता है ना, जो थोड़ा बड़े होकर पढ़ने लगते हैं तब समझ में आती है बात। पहले लगता था हीरो होंडा एक बाइक है, हीरो होंडा एक बाइक नहीं है, हीरो अलग है और होंडा अलग है, दोनों के कोलैबोरेशन से वो बाइक बना रहे हैं, है ना। वो तो अलग अलग हो गए, होंडा सिटी अलग आती है और हीरो के लगाते हैं। तो पहले लोगों को लगता था कि मारुति सुजुकी इज अ वन, नहीं, मारुति इज इंडियन ब्रांड एंड सुजुकी इज जापानीज ब्रांड। तो इंडिया और जापान का क्या है, कोलैबोरेशन है, उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? हीरो ऑफ इंडिया, होंडा ऑफ जापान, है ना। अगला सुजुकी ऑफ जापान एंड मारुति उद्योग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंचर। हो गए नहीं हो गए? और किसी को जानती हो? और भी है, टाटा प्लस एयर एशिया। और किसी को जानती हो? नहीं जानती। भारती प्लस एयरटेल। एयरटेल और भारती अलग अलग है। लोगों को लगता है हमने एयरटेल का सिम ले रखा है। अरे एयरटेल इंडिया में ऑपरेट करता है भारती के साथ मिलके, तो भारती एयरटेल है वो। बात समझ में आई ना। तो नलायक कम से कम ये 4 लिख के आना एग्जाम में, बड़े बड़े। एयरटेल नहीं है, भारती एयरटेल है ना। हेड ऑफिस दिल्ली में है ना। एयरटेल, इसे क्या बोलते हैं सर? हाँ हाँ, जॉइंट वेंचर लिखेंगे एग्जाम में। लिखा किए गए भारतीय एयरटेल नोन एज एयरटेल इज अ इंडियन, दोनों इंडियन है ना। तो ये लिख देंगे आप। एयर एशिया बाहर की है, टाटा से टाइप कर रखा है इंडिया में प्लेन चलाने के लिए, तो सुना भी है तुमने एयर एशिया वाला, ठीक है। इसके फीचर याद कर लेते हैं। क्या फीचर है किसके सर? जॉइंट वेंचर के। बताओ, जॉइंट वेंचर में किस किस का वेंचर हो रहा है सर? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या लगाएंगे? हाँ, कैपिटल भी लगाएंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भरोसा करेंगे, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होगा दोनों का ही, और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होगा, देश का भला करना है ना, पार्क मेंटेन करना, पता था ना पहले भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने इन्वेस्टर्स के लिए। जो लोग उनके शेयर खरीदेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट एक और लिख सकते हैं, दोनों के वेंचर से एक फायदा होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है हमें। क्या मिलती है सर? एडवांस टेक्नोलॉजी। पैसा भी होता है और एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिलती है। फायदा क्या होगा जॉइंट वेंचर बनाने से?
द लास्ट टॉपिक, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ मेकिंग जॉइंट वेंचर? बताओ मुन्नी। कैपिटल ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा। सरकार के पास तो बहुत पैसा है, सरकारी संपत्ति, टैक्स ले लेके जो भी खजाना भर रहे हैं, जितना पैसा लगा सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मारुति इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सबसे ज़्यादा बिकती भी क्या है, मारुति, है ना। हुंडई हो, कुछ भी हो, बिकती है, लेकिन मारुति के आगे सब। और सुजुकी से टैप कर रखा है, तो बिल्कुल टक्कर की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। मारुति के जो बिकती, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है, स्विफ्ट। कम दाम में ज़्यादा बिकती है एज कंपेयर टू तुम अदर कार से, टाटा या इनसे कंपेयर करोगे। रीज़न, जैपनीज टेक्नोलॉजी मिलती है, जैपनीज बढ़िया डिज़ाइन मिलते हैं, तो लोगों को हुंडई के, टाटा के डिज़ाइन इतने पसंद नहीं आते, इतने स्विफ्ट के। स्विफ्ट लोग ज़्यादा इसलिए खरीदते हैं, डिज़ाइन पसंद आते हैं लोगों को, है ना, राइट। तो मारुति हमेशा नए नए डिज़ाइन लाती है, तो सरकारी फ़ायदा ये है ना। और साथ साथ टाइप का फ़ायदा क्या हुआ, जैपनीज टेक्नोलॉजी आई। जैपनीज से अपना कोई पंगा भी नहीं है, चाइना से तो फिर भी पंगा है, तो फिर एक सपोर्ट ये मिल जाता है ना। बॉयकॉट चाइना का टैग नहीं लगता, होता है ना, बीच चलता है बॉयकॉट चाइना। दूसरा, मारुति का सुजुकी से टाइप क्या है, जो बताया, एडवांस टेक्नोलॉजी देता है कौन, जापान। जापान से तगड़ी टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है एशिया में। जो हमारी मेट्रोज है ना सारी, ये सब जैपनीज ही तो है। जैसे मेट्रो में हम जाते हैं, अपनी कोचिंग के बाहर मिलती है, और दिल्ली तक जाओ, नोएडा तक जाओ, कहीं तक जाओ, गुड़गांव से, ये सब जैपनीज है। द होल दिल्ली मेट्रो सिस्टम इज जैपनीज टेक्नोलॉजी। जापान से मंगाए, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है, कॉस्ट भी कम होती है और क्वालिटी बढ़िया होती है, है ना। और बताओ, मारुति और सुजुकी से क्या फायदा होगा सर? सुजुकी को नई मार्केट मिली और मारुति को भी नई मार्केट मिली। तुम ये मैं सोचते हो जापान में नहीं बिकती, मारुति की कार कहाँ बिकती है, जापान में बिकती है, पर मारुति के नाम की बजाय सुजुकी के नाम की बिकती है। तो अपनी भी तो मार्केट मिल रही है, और जापान को क्या मिल गया, इंडियन मार्केट मिल गई, तो शेयर खा लेती है जापान, है ना। इंडिया में जैसी घुसोगे जॉइंट वेंचर बना के, क्या होगा सर, एडवांटेज लोकल फर्म के साथ साथ उनको भी होगा। फिर हम तो जीरो हैं, जीरो, है ना। सरकारी कंपनी, दिमाग थोड़ी लगाना है, बैठे बैठा इनोवेशन मिल रही है। इनोवेशन में क्या आएगा सर, मारुति कंपनी का न्यू डिज़ाइन, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस डिज़ाइन की सेल हुई स्विफ्ट की, है ना। जब डिज़ाइन है, और तब से लेके आज तक स्विफ्ट बिकती है मारुति सबसे ज़्यादा। नॉर्मल हैचबैक सेडान में, हैचबैक समझते हो ना, इसमें डिग्गी नहीं होती उसमें, और सेडान मतलब इसमें डिग्गी होती है। तो हैचबैक में सबसे ज़्यादा स्विफ्ट बिकती है कि नहीं बात। फिर स्विफ्ट का उन्होंने स्विफ्ट डिजायर भी बना दी, उसी डिज़ाइन में डिग्गी लगा दी, डिग्गी, है कि नहीं बात, राइट। तो ये इनोवेशन है। अब बताओ, जो सरकारी गाड़ियाँ हैं पहले ज़माने की, एम्बेसडर, फिएट, ये बढ़ पाई आगे? कोई खरीदता है एम्बेसडर? खत्म है। क्यों? इनोवेशन नहीं है। सरकारी पैसा तो है, पर क्या नहीं है, इनोवेशन नहीं है। तो जॉइंट वेंचर से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत हाई आई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया, इंडिया में छोड़ो, एशिया में छोड़ो, पूरी दुनिया में सबसे कम कॉस्ट कहाँ लगती है, चाइना, और फिर जापान। चाइना जापान ये वो देश हैं जिससे पूरी दुनिया मैन्युफैक्चरिंग कराती है। तुम शायद, मैंने अब तो देखा नहीं अब तो, लेकिन मैंने एक बार देखा था, एप्पल की बैटरी में भी क्या लिखा था, मेड इन चाइना की बैटरी, जो वहाँ से बनवाते हैं, है ना, चाइना से। और बाकी चाइनीज मोबाइल तो हैं, ये वीवो, वीवो सब क्या है, चाइनीज ही हैं। एमआई, जियोमी, है ना, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो सब चाइनीज हैं। एमआई और वीवो तो एक ही कंपनी है, नाम ही बदल रखे हैं बस, है ना। इनका सब एक ही खेल है सारा, और मिलते भी सस्ते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना देता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए जॉइंट वेंचर में हमेशा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा, क्योंकि आप उस कंट्री से टाई अप करो जिसमें वहां पे कॉस्ट क्या है, कम आए। इंडिया में पता क्या फायदा है, कॉस्ट ऑफ लेबर लो है। रीजन, बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा, लेबर सस्ता मिलता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी ज़्यादा होती है, बेरोजगारी ज़्यादा होती है तो सस्ती लेबर, है ना। तो इंडिया के साथ विदेशी लोगों को टैप करने में ये फ़ायदा होता है। कहते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो हम दे देंगे, है ना। तो
एप्पल इंडिया में चलता है, सैमसंग इंडिया में चलता है, चाइनीज मोबाइल इंडिया में चलता है, इंडियन मोबाइल कोई खरीद नहीं रहा। तुमने खरीदा कभी माइक्रोमैक्स? नहीं खरीदा। लावा खरीदती हो कभी? लावा नहीं ना, तो तुम माइक्रोमैक्स नहीं खरीद रही, लावा नहीं खरीद रही, लेकिन तुम सैमसंग, एप्पल, वीवो, एमआई, जियोमी ये सब खरीद रहे हो। रीजन? टेक्नोलॉजी मिल गई वहां की जो इंडिया के पास नहीं है, और लेबर सस्ती हो गई, तो दोनों मिला के सस्ता माल मिल गया। बात समझ में आई? ये होता है टाइप का फायदा। तो पूरा दुनिया इंडिया से क्यों टाइप करना चाहती है? लेबर सस्ती। टेक्नोलॉजी इंडिया में है नहीं, तो हम टेक्नोलॉजी को फेवर करते हैं, मतलब हम टेक्नोलॉजी का करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हम उनका ब्रांड भी खरीदेंगे, है ना, राइट। और तीसरी सबसे बड़ी कारण जनसंख्या, है ना। अब देखो पाकिस्तान में रह रहे मान लो 20 करोड़ लोग, 1% टारगेट लगाओ, 1%, 20 करोड़ का 20 लाख। एप्पल वाले कह रहे हैं 20 लाख लोग खरीद लेंगे। पाकिस्तान वैसे ही गरीब देश है ना, फिर भी मान लो चलो 20 लाख लोग खरीद लेंगे। अब इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़, 1% लगाओ 1.5 करोड़। तो खुद सोचो कि एप्पल वाले 20 लाख आईफोन बेचने चाहेंगे या 1.5 करोड़ एक साल में? 1.5 करोड़ तो वो पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में आते हैं। कहते हैं कस्टमर बेस वो 20 लाख है, और ये कितने? 1.5 करोड़। जनसंख्या का मात्र 1%। तो क्या करोगे पाकिस्तान जाके? पाकिस्तान मांग भी रहा है ना, महंगा तो सोच रहा सबको महंगा दो, है कि नहीं बात? इंडिया में थोड़ा सस्ता भी बेचो तो क्या दिक्कत है ना भाई? 20 लाख बेच रहे हो 1 लाख का, और 1.5 करोड़ मोबाइल बेच दो 80,000 के, तो भी तो प्रॉफिट में आओगे। 1.5 करोड़ बिके हैं तुम्हारे, है ना। इसलिए इंडिया फेवरेट जगह बनती है किसकी? विदेशी इन्वेस्टर्स की, है ना। इसलिए सबसे ज्यादा अनुमान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितना है? 6 से 7%, और यूएस की ग्रोथ का अनुमान है 1 से 2%। चाइना की ग्रोथ का अनुमान है अगले सालों में, है ना, 3 से 4%। इंडिया के सबसे ज्यादा क्यों है? ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन एंड परचेजिंग पावर। हम तो किडनी बेच के भी ले लेंगे, पर लेंगे जरूर, समझ में आई ना बात? ये लोचा है सारा, ठीक है। अब लेबर सस्ती और टेक्नोलॉजी हमारे पास अपनी नहीं है, तो हम दूसरी टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं। अब एप्पल का है, बाहर की टेक्नोलॉजी हो गई, तो आप iOS, है ना, फेस टाइम, है कि नहीं बात, राइट, इन्हें बोलने में मजा आता है, ठीक है। रीजन बीइंग विदेशी टेक्नोलॉजी चल रही है, और इंडिया में परचेजिंग पावर के साथ साथ लेबर भी सस्ती है, फायदा हो गया। और ये मैं बताओ, तुम इंडिया में लावा नहीं खरीद रही, चौगनी 5 जूनी कीमत देकर सैमसंग या एप्पल ले रहे हो। रीजन बीइंग ये कारण है, लावा तुम्हारी खोपड़ी में ना इज्जत नहीं बनाता। कौन सी इज्जत? सोशलाइज, सोशल, समझ रही हो ना, जिसे कहते हैं ना वो, हाँ, सोशल स्टैंडर्ड नहीं बनाता, सोशल लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं यूपी की भाषा में भोकाल। सोशल भोकाल नहीं बनता सामने वाले की वजह, स्टाइल नहीं बनता, है ना। अब मैंने लावा रख दिया, तुमने टेबल पे एप्पल रख दिया, तो लावा खुद ही गिर जाएगा बेचारा नीचे, है ना। अब चाहे तुमने महंगा वेरिएंट खरीदा हो लावा का, और तुमने सबसे सस्ता खरीदा हो आईफोन का, आईफोन 10 ले लिया तुमने, छोड़ो पुराना ले लिया, है कि नहीं बात, और मैं लावा का लेटेस्ट, तो भी आईफोन की ब्रांड वैल्यू एक दिमाग में ज़्यादा होती है ना। देखने वाले को लगेगा चल कोई बात नहीं, आईफोन 10 है तो मतलब 2 साल पहले खरीदा होगा, इंसान 2 साल भी ना चलाए मोबाइल अब, है कि नहीं बात, समझ गई? ये कारण है जॉइंट वेंचर का। हम मारुति नहीं खरीदते, हमारे दिमाग में हम सुजुकी खरीद रहे हैं, हम इंडिया नहीं खरीद रहे, हम इंडियन नहीं खरीद रहे, क्या खरीद रहे हैं? हम जैपनीज, ये दिमाग में है। कल को अब एप्पल का स्टोर लग गया ना शायद इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी, कहाँ लगा दी? वो भी शायद हैदराबाद तेलंगाना साइड में, साउथ साइड में ही है ना, हाँ, ठीक है। अब बताओ, अब वो इंडिया में बना रहे हैं, पर तुम्हारे दिमाग में इंडिया नहीं है, तो यूएस बोले तो ब्रांड नेम है। समझ में आ गई बात? बोलो, अब इसको याद कैसे करेंगे? एमएनसी आने से किसका फायदा है? और उनका भी, उनको ग्राहक, हमको टेक्नोलॉजी और सस्ता सामान, ठीक है। तो जितनी भी एमएनसी होती है वो पता क्या बोलती हैं? वो बोलती है कोई बात नहीं, इंडिया में जाके ऑपरेट करो, अब इनको फायदा दो। तो हमने बोला, एमएनसी ने इंडिया से बोला अब इनका बेनिफिट, अब इनका, तो हमें कोई बुराई नजर नहीं आती भाई, हम मारुति इंडियन और सुजुकी जैपनीज खरीद लेते हैं, हमें लावा नहीं चाहिए। मैं 15,000 का लावा नहीं लूंगा, लेकिन 15,000 का सैमसंग ले लूंगा,
है ना। बस मैं 15,000 का एमआई ले लूंगा, नोट 15-16 जो भी एमआई बेच रहा होगा, लेकिन 15,000 में लावा का टॉप सेगमेंट नहीं लूंगा, है कि नहीं बात। ये अब यही क्या है, ब्रांडेड वो है। अब इनका फायदा हो गया। ए से क्या बनेगा सर, बी से ब्रांड, आई से इनोवेशन, एन से न्यू मार्केट, है ना। इंडिया इज ऑलवेज अ न्यू मार्केट फॉर मैनी एमएनसीज। सी से कॉस्ट, और ए से पॉइंट नंबर 2 एडवांस टेक्नोलॉजी, बेनिफिट का कोड है ना। याद हो जाएंगी बातें। तो ये हो गया सर हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट।